Hello everyone. So myself Kamna Virmani and I am today I am going to take the Excel question, Microsoft Excel question, which is a part of computer applications and business subject of BCom program and BCom honors in Delhi University. So in computer applications, when we do Microsoft Excel, there are some projects in the syllabus like payroll, loan and lease, depreciation, etc. Out of these, today I am taking up the topic of payroll statement. So payroll statement के लिए I have taken this question which says Messrs Alpha Limited pays to its employees the salary on the basis of category. Gross salary of an employee consists of basic salary plus DP plus DA plus HRA plus TA plus ECA. The gratuity and provident fund and income tax are the two deductions. Components of salary are computed according to the following terms of contract of service. तो यहाँ पर आपको हर चीज के लिए रिगार्डिंग बेसिक सैलरी डिपेंडेंट है कैटेगरी ऑफ द एम्प्लॉय, टीए डिपेंडेंट है अगेन कैटेगरी ऑफ द एम्प्लॉय पे, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस अगेन डिपेंडेंट है कैटेगरी ऑफ द एम्प्लॉय. Similarly, for the calculations of dearness pay, dearness allowance, HRA, some computations, some rules are given to you कि कैसे dearness pay calculate होगा, कैसे DA calculate होगा, कैसे HRA calculate होगा. And for gratuity and provident fund and income tax, again the rules of deductions are given. On the basis of all these rules, we have to compute all the components of the total salary. अब इसके लिए आई हैव ऑलरेडी मेड दिस शीट जिसके अंदर मैंने ये टेबल ड्रॉ बना लिया है जिसमें एम्प्लॉय कोड डाल दिया गया है, नेम डाल दिया है, कैटेगरी मैंने हाइपोथेटिकली अपने आप अज्यूम करके डाल दी है, HRA टू बी पेड येस और नो ये भी हमने डाल दिया है. इसके बाद हमारा जितना भी काम है ये सब हमें कैलकुलेशंस करनी है. ऑल दिस टेबल नीड्स टू बी फिल्ड अप. फाइन. So we have to fill basic salary. Again हम देख चुके हैं कि बेसिक सैलरी किस पे डिपेंड करेगी, कैटेगरी पे. ये जो कैटेगरी वाला टेबल है ये मैंने यहाँ पर नीचे बना लिया है. दिस क्वेश्चन इज अ पार्ट ऑफ दिस पार्ट इज टेकन फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ. अब डियरनेस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं 50% ऑफ बेसिक. तो मैंने क्या किया, यहाँ पर डियरनेस पे के ऊपर मैंने 50% लिख दिया विच इज नथिंग बट 0.5. डीए के ऊपर मैंने 0.41 लिख दिया, एचआरए के ऊपर मैंने 0.3 लिख दिया, आईटी के ऊपर 0.08 और ग्रेचुटी एंड प्रोविडेंट फंड के ऊपर 10% दैट इज 0.1. ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो हमारी शीट बनेगी ये हमारी जनरलाइज्ड शीट बने. व्हाट डू यू मीन बाय जनरलाइज्ड शीट, कि अगर इस शीट में मान लो मेरा डियरनेस पे का रेट चेंज हो जाए, 50% से 60% हो जाए, तो जहां पर भी ये वाला सेल मैंने यूज किया है F1 इन कैलकुलेशन, इस F1 की वैल्यू चेंज होगी तो अब पूरी शीट अपने आप चेंज हो जाएगी, मुझे खुद से मैन्युअली कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा. दिस विल बी मोर क्लियर when we will start solving this question. Okay, so now let's start. For basic salary हमें बोला गया है कि ये कैटेगरी पे बेस्ड है. अब अगर मैं इसको कैटेगरी में से देखूं, अच्छा कैटेगरी ए एम्प्लॉय को मुझे 25,000 की बेसिक सैलरी देनी है. अगर मैं इसको यहाँ पर मैन्युअली लिखना स्टार्ट करूं, देन व्हाट इज द फन ऑफ यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम बेसिकली यूज क्यों करते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाए. वी मेक यूज ऑफ वेरियस फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सो दैट आवर वर्क बिकम्स इजी. तो यहाँ पर अब हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, यहाँ पे हम फंक्शन यूज करेंगे वी लुकअप. वी लुकअप क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ये जो मेरी टेबल है जहां पर कैटेगरीज दी हैं उसके बेसिस पे बेसिक सैलरी दिया है, ये मेरा कॉलम फॉर्म में लिखा हुआ है क्योंकि ये कॉलम हेडिंग्स है. कॉलम मीन्स वर्टिकल थिंग्स, राइट. सो वर्टिकली अगर मेरे को डेटा पिक करना है किसी टेबल में से तो हम यूज करेंगे वी लुकअप. अगर यही डेटा मेरा हॉरिजॉन्टली लिखा होता, दैट मीन्स बेसिक सैलरी, ट्रैवलिंग अलाउंस, सीसीए मेरे रो के हेडिंग्स होते,
जहाँ ABC लिखा है वहां अगर बेसिक सैलरी TA और CCA लिखा होता तो मैं यहाँ इंस्टेड ऑफ VLOOKUP आई वुड हैव रिटन HLOOKUP। ठीक है, अभी हम VLOOKUP यूज कर रहे हैं बिकॉज आवर डेटा इज इन वर्टिकल कॉलम्स। फाइन, अब VLOOKUP के कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, हमसे कुछ वैल्यूज मांगेगा ये फंक्शन। पहली वैल्यू ये हमसे मांगेगा लुकअप वैल्यू। इट सेज कि मैं कौन सी वैल्यू को लुकअप करूं, कहाँ देखूं, किसको मैच करना चाहते हैं। तो हम इसको बोलेंगे कि वी वांट टू मैच द कैटेगरी ऑफ रवि। ठीक है, और इसके बेसिस पे हम उसका बेसिक यहाँ चाह रहे हैं कि अपने आप आ जाए। लुकअप वैल्यू मैंने डाल दी कैटेगरी ऑफ द फर्स्ट एम्प्लॉय, कॉमा, नाउ इट सेज टेबल एरे। सो फॉर टेबल एरे हम ये टेबल सिलेक्ट कर लेंगे। ये टेबल मैंने चूज कर लिया, इस टेबल में से वो कैटेगरी मैच करेगा रवि की, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो उसकी बेसिक सैलरी है उसका वो यहाँ पर मुझे लिख देगा। ठीक है, अब कॉमा, नेक्स्ट वैल्यू ये मुझसे क्या मांग रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। वो कहता है कि आपने मुझे यहाँ पूरी टेबल बता दी, इस टेबल में से मैंने रवि की कैटेगरी जो है ए, वो ए ढूंढ लिया। अब ए के सामने 3 वैल्यूज लिखी हैं, इन 3 में से मेरे को यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखनी है वो बताओ। तो ये पूछ रहा है कौन से कॉलम की वैल्यू मुझे यहाँ पर लिखनी है। तो बेसिक सैलरी जो है वो मेरा सेकंड कॉलम में है, तो आई विल राइट 2 हियर, दैट मींस सेकंड कॉलम, एंड आई विल क्लोज द ब्रैकेट। ये है हमारा VLOOKUP। फाइन, अब यहाँ पर क्योंकि मेरी टेबल यहाँ पर फिक्स्ड है, टेबल चेंज नहीं होगी, ठीक है, तो मेरे को टेबल को यहाँ पर इसको फ्रीज करना पड़ेगा। फ्रीज करने के लिए हम यूज करते हैं F4 की, डॉलर साइन लग जाता है, ये एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग बन जाता है। अगर मैं इसको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग नहीं बनाऊं तो जब मैं इसको ड्रैग करूंगी तो ये जो टेबल है A15 to D17 ये बन जाएगा A16 to D18। तो मेरे टेबल का एड्रेस चेंज हो जाएगा, विच आई डू नॉट वांट। इसलिए हम इस टेबल के एड्रेस को फ्रीज कर देंगे, फिक्स कर देंगे बाय पुटिंग डॉलर साइन and converting this into absolute referencing. Now, if I drag this to the following employees, ये फॉर्मूला नीचे वाले सेल्स पे कॉपी हो जाएगा और नीचे वाले सेल्स की कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देखोगे आपकी बेसिक सैलरी लिखी हुई आ जाएगी। ठीक है, यहां आ गई आपकी बेसिक सैलरी। कमिंग टू डियरनेस पे, डियरनेस पे के लिए क्वेश्चन कहता है, यहाँ देखिए इट सेज 50% ऑफ बेसिक। 50% हमने कहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा है। ठीक है, लेकिन ये इसी सेल में फिक्स्ड है। अगर मैं इसको जब ड्रैग करूंगी नीचे वालों के लिए तो F1 जो है वो F2 बन जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। सो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, F4 की करके इसको फ्रीज कर देंगे। 50% ऑफ बेसिक इज माई DP। अब जब मैं इसको ड्रैग करूंगी तो ये फॉलोइंग एम्प्लॉइज के लिए कैलकुलेट कर देगा डियरनेस पे। सिमिलरली फॉर डियरनेस अलाउंस हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे 41%। अब यहाँ देखो क्या लिखा है DA, 41% ऑफ बेसिक प्लस DP। तो 41% को पहले आप फ्रीज करेंगे, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट स्टार्ट, बेसिक प्लस DP, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। ये हमारा कैलकुलेट हो गया DA, दैट इज डियरनेस अलाउंस। ठीक है, यहां तक आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। सिंपल फॉर्मूला हमने लगाया है DP और DA के लिए। कमिंग टू HRA, फॉर HRA अब हमें यहाँ पर दो चीजें देखनी है। पहली चीज हमें देखनी है ये वाला कॉलम, D कॉलम, जहाँ पे लिखा है HRA पे करना भी है कि नहीं करना है। और अगर करना है, अगर यहाँ Y लिखा है, यस करना है, तो कितना करना है, 30% ऑफ बेसिक प्लस DP। तो जहां पर भी कोई कंडीशन आ जाती है वहां पर हम फंक्शन यूज करते हैं इफ। जैसे ही आप इफ फंक्शन लगा के ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे वो आपको बोलेगा दैट मींस किस चीज के ऊपर आपकी कंडीशन बेस्ड है। हमारी कंडीशन बेस्ड है कि क्या इस सेल में इज HRA टू बी पेड। ठीक है, क्या इस सेल में Y लिखा है, तो ये चेक करेगा
इफ D3 इक्वल टू वाई, वाई मीन्स यस, जब भी हम यहाँ पर कुछ अल्फाबेट देते हैं, कुछ अल्फाबेटिकल कोई वर्ड लिखते हैं, तो हम हमेशा उसे डबल कोट्स में लिखते हैं। इफ D3 इक्वल टू वाई, तो अगर यस है तो ये क्या करे, ये 30% कैलकुलेट कर दे बेसिक प्लस डीपी का, ठीक है, ये कैलकुलेट कर दे। इफ D3 इज यस, तो 30% ऑफ बेसिक प्लस डीपी, कॉमा अगर नो हो, ठीक है, अगर यस नहीं है तो क्या होगा, नो होगा। अगर ये लॉजिकल टेस्ट फॉल्स आ जाए, तो यानी कि यस नहीं लिखा है, वहां नो लिखा है, तो हम 0 HRA देंगे और हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये मेरा कैलकुलेट हो गया HRA। तो जब भी हम इफ फंक्शन लगाते हैं, हमें एक लॉजिकल टेस्ट देना है। अगर वो लॉजिकल टेस्ट ट्रू हो जाए तो क्या आंसर होना चाहिए, हमें वो बताना है। और अगर वो लॉजिकल टेस्ट फॉल्स हो जाए तो क्या वैल्यू होनी चाहिए, हमें वो बताना है। तो हमारा ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। तो जहां जहां देखो हमने नो लिखा था, एन लिखा था, वहां वहां पर इसने HRA नहीं दिया है, 0 लिखा है। I hope this is clear. Next is traveling allowance. For traveling allowance, again, the values are given in this table. तो जो भी डेटा मेरे को इस टेबल से निकालना है, मुझे कौन सा फंक्शन यूज करना है, VLOOKUP. अगेन इट विल आस्क लुकअप, क्या लुकअप करें, ये वाला वैल्यू देखिए आप। कहाँ देखेंगे इस वैल्यू को, कहाँ से मैच करेंगे, टेबल से मैच करेंगे। और टेबल से मैच तो करेंगे, लेकिन टेबल को फ्रीज भी करना पड़ेगा। और अगर ये वैल्यू मैच हो जाए टेबल में, तो कौन से कॉलम नंबर में मेरा आंसर छुपा है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, टीए का है थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम में मेरा आंसर है। एंटर प्रेस करेंगे तो मेरे पास आ गया ट्रैवलिंग अलाउंस। इसको ड्रैग कर देंगे तो सबका ट्रैवलिंग अलाउंस आ गया। सिमिलरली फॉर CCA, we will write VLOOKUP. Again, lookup value is this category, lookup table array is this table, and again we have to freeze this table. And which column has CCA, fourth column, so we will type 4, close the bracket, enter, and we drag it, we will get CCA. So this is how till CCA we have calculated. Gross salary is the sum of basic and all the allowances. So it is equal to sum function use किया हमने, बता दिया कि किस किस का टोटल करना है। तो ये हमारा आ गया ग्रॉस सैलरी। फाइन, कमिंग टू इनकम टैक्स नाउ। अगेन इट इज वेरी सिंपल, 8% ऑफ ग्रॉस, यहाँ देखिए लिखा है 8% ऑफ ग्रॉस इज योर इनकम टैक्स। तो हम इसको बहुत इजीली कर सकते हैं, इज इक्वल टू, हम ये वाला सेल एड्रेस दे दें, मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस कर दें। यहाँ पर मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ, विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ राउंड फंक्शन। इनकम टैक्स हमेशा हम राउंड ऑफ फिगर में पे करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें कुछ भी राउंड करना है, तो राउंड के लिए जब मैं फंक्शन लगा रही हूँ, तो आर्ग्यूमेंट क्या मांग रहा है, वो मुझसे नंबर मांग रहा है। अब नंबर यहाँ सीधा सीधा तो मेरे पास है नहीं, मुझे नंबर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट होगा, दिस 8%, और इसको हम फ्रीज कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस अप टू, अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, आपको नियरेस्ट रुपी पे राउंड ऑफ करना है। नियरेस्ट रुपी मींस अगर मान लो 713.40 पैसा बन रहा है, तो इसको अगर मैं नियरेस्ट रुपी पे राउंड ऑफ करूं, तो ये बनेगा 713 रुपए, ठीक है। अगर मेरे को नियरेस्ट रुपी पे करना है, दैट मीन्स आई डू नॉट वांट दी डेसिमल फिगर, डेसिमल मुझे चाहिए नहीं, तो हम कर देंगे कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये इसने इसको राउंड ऑफ कर दिया टू नियरेस्ट रुपी। फाइन, अब इसको मैं ड्रैग कर देती हूँ, तो ये हमारा राउंड ऑफ हो गया। ये देखो, ये नियरेस्ट रुपी है, नियरेस्ट रुपी, ये बाय चांस कैलकुलेशन ही 5610 हो रही है,
ठीक है, बट दिस इज नियरेस्ट रुपी ओनली। अब यहाँ पे हम इनकम टैक्स को 3768 नहीं पे करना चाह रहे, या ऐसा कुछ रूल है कि सपोज आपको मल्टीपल्स ऑफ 10 में ही पेमेंट करनी है, नियरेस्ट रुपी भी नहीं, नियरेस्ट मल्टीपल्स ऑफ 10 होना चाहिए ये। अगर इसको हम मल्टीपल्स ऑफ 10 में पेमेंट करेंगे तो आप कितनी पेमेंट करेंगे? हम पेमेंट करेंगे 3770 रुपीज, है ना। तो अगर मेरे को डेसिमल तो चलो हटाना ही हटाना है, मुझे डेसिमल के लेफ्ट साइड पे भी जो वैल्यू है उसको भी जीरो करना है, तो हम यहां पर लिखेंगे -1। ठीक है, -1 लिखते ही आप देखिए ये आ गया 3770। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से आपको समझा सकते हैं। जब भी हम राउंड फंक्शन का यूज करते हैं तो एक तो हो गया कि आपने डेसिमल प्लेस हटाना है। सपोज करो ये है, इसको आपने राउंड ऑफ करना है। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं नियरेस्ट रुपी, नियरेस्ट रुपी पे करूं राउंड ऑफ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 325, है ना, क्योंकि हम पैसे नहीं दे रहे हैं और क्योंकि ये पैसे जो हैं ये 50 पैसा से ज्यादा है, तो ये 24 विल बिकम 25। इसके लिए जब मैं फंक्शन यूज करूंगी, मैं इज इक्वल टू जान के नहीं लगा रही हूं ताकि आपको ये फंक्शन दिखता रहे, तो यहां पर हम लिखेंगे 324.76। ठीक है, और इसको हम करेंगे 0 डेसिमल प्लेस, तो आंसर क्या आएगा? ये आंसर आएगा। अगर मुझे चाहिए अप टू 1 डेसिमल प्लेस, तो मेरा आंसर आ गया 324.8 हो जाएगा। और ये कैसे आएगा? जब मैं यहाँ पे फंक्शन लगाऊंगी राउंड, और यहाँ पर इंस्टेड ऑफ 0 आई एम टाइपिंग 1, तो आंसर आएगा ये। इसका मतलब अगर मेरे को डेसिमल से राइट साइड पे मूव करना है, तो यहाँ पे मैं जितना राइट जाना चाहती हूँ, अगर मैं चाहती हूँ 1 डिजिट आए तो मैं +1 लिख रही हूँ, अगर मैं चाहती हूँ 2 डेसिमल प्लेस आए तो मैं +2 लिख रही हूँ, है ना। अब इसका उल्टा चलते हैं, अगर मैं चाहती हूँ कि डेसिमल तो बिल्कुल भी नहीं आए और डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो है वो 0 हो जाए, तो जब हम डेसिमल के लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो इंस्टेड ऑफ +1 वी राइट -1। सो राउंड, अगर मैं यहाँ लिख दूं 324.76 और यहाँ कर दूं -1, तो इसका आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा इसका? 320 रुपीज। ये आप लोग करके देखना, मैंने यहाँ पर इज इक्वल टू नहीं लगाया है। चलो मैं आपको अब लगा के दिखा देती हूँ, क्या ये जो आंसर्स मैंने लिखे और यहाँ सेम आता है। तो इज इक्वल टू लगाया, एंटर प्रेस किया, ये देखो। ठीक है, यहाँ इज इक्वल टू लगाया, एंटर प्रेस किया, ये देखिए, और इधर इज इक्वल टू लगा के एंटर प्रेस करती हूँ, ये देखो। ठीक है, so this is how round function works and it depends on your question. if question asks you, आप round function का यूज कीजिए, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। coming to gratuity and provident fund, again मैं round function का यूज कर रही हूँ। gratuity and provident fund मुझे करना है 10%, 10 को हम फ्रीज कर देते हैं, 10% ऑफ ग्रॉस, और अप टू 0 डेसिमल प्लेस अगर मैं करूं तो ये आ गया ग्रेच्युटी एंड प्रोविडेंट फंड। ड्रैग कर देंगे, ये फॉलोइंग एम्प्लॉयज के लिए आ जाएगा। कमिंग टू टोटल डिडक्शंस, टोटल डिडक्शंस हमारी होती है इनकम टैक्स प्लस जीपीएफ, ये हमारी टोटल डिडक्शन है। अगेन आप यहाँ पे सम फंक्शन का यूज कर सकते हैं, पर क्योंकि सिर्फ 2 ही नंबर्स थे तो मैंने यहाँ पर प्लस का यूज कर लिया। दिस इज योर टोटल डिडक्शन। फाइन, नाउ नेट सैलरी। अगेन अब नेट सैलरी जो है ये हम करेंगे ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन, दिस विल गिव अस द नेट सैलरी। ये हमारा आ गया नेट सैलरी। अगर क्वेश्चन यहाँ पे आपको कहता है ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल्स, कि अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहूं कि बेसिक टोटल कंपनी कितना बेसिक पे कर रही है, बेसिक सैलरी कितना पे कर रही है, तो मैं इस सब का टोटल करना चाह रही हूँ। मैंने इसको ऐड किया, ये आ गया मेरा बेसिक,
और यही फंक्शन मेरा यहाँ पर कॉपी हो गया, और इसी को अगर मैं हॉरिजॉन्टली ड्रैग कर दूं तो मेरे पास इन सब के टोटल्स. So this is the question of payroll, right? Next वीडियो में हम थोड़ा सा complicated question लेंगे of payroll only. Till then, practice this question well. Fine. Thank you.